नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। प्रकृति जो हमारी सबसे बड़ी शिक्षक रही है, अब हमसे दूर हो गई है। वो हमें सिखाती थी धैर्य, जैसे नदी जो चुपचाप बहती है, पत्थरों से टकराती है, लेकिन अपना रास्ता बना लेती है। कभी सोचा है कि नदी कभी जल्दबाजी नहीं करती, वो धीरे धीरे बहती है, समय के साथ घाटियां तराशती है और जीवन को सिंचित करती है। लेकिन हम तो हर चीज को तेज करना चाहते हैं। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट लाइफ। लचीलापन जैसे घास जो तूफान में झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं। घास की वो नर्मता जो हमें बताती है कि मजबूती हमेशा कठोरता में नहीं होती। लेकिन हमने खुद को स्टील की तरह कड़ा बना लिया है और इसी कड़कपन में हम टूट रहे हैं। प्रकृति से ये दूरी इतनी बढ़ गई है कि वो अब हमसे रूठ गई लगती है। बारिश जो कभी जीवन की बूंदें बरसाती थी, अब बाढ़ बनकर आती है, शहरों को डुबोती है, फसलों को बर्बाद करती है। जंगल जो हरे भरे रहते थे, अब आग में जल रहे हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग, अमेज़न की तबाही, ये सब क्या है? प्रकृति का विद्रोह या हमारी लापरवाही का नतीजा? हम सोचते हैं कि क्यों, लेकिन जवाब हमारे सामने है। हमने संतुलन तोड़ा है, हमने पेड़ काटे, कार्बन उत्सर्जित किया और अब जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स चेतावनी देती है, लेकिन हम सुनते कहां हैं? हम तो अपनी सुविधा में मग्न हैं। इस दूरी का सबसे बड़ा शिकार हमारे बच्चे हैं। हमने उन्हें प्रकृति से पूरी तरह काट दिया है। सोचिए, एक समय था जब बच्चे सुबह उठते ही बाहर भागते थे, पेड़ों पर चढ़ते, नदियों में तैरते, मिट्टी में खेलते। वो खेल नहीं था, वो सीखना था। प्रकृति उन्हें सिखाती थी संतुलन, साहस, सहनशीलता। लेकिन अब हमने उन्हें स्कूल की घंटियों में बांध दिया है। सुबह से शाम तक किताबों में दबे रहते हैं, परीक्षाओं की दौड़ में भागते हैं। स्कूल जो ज्ञान का मंदिर होना चाहिए, अब तनाव का कारखाना बन गया है। बच्चे बैगों के बोझ तले दबे हैं और उनके दिमाग में रट्टा मारने की मशीनरी चल रही है। और जब स्कूल से फुर्सत मिलती है तो मोबाइल की स्क्रीनों में कैद हो जाते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फोर्टनाइट, ये सब उन्हें आभासी दुनिया में ले जाते हैं, जहां असली स्पर्श नहीं, सिर्फ टच स्क्रीन है। वे अब पेड़ों पर चढ़ने की बजाय वीडियो गेम्स में लेवल क्रॉस करते हैं। पक्षियों की चहचहाट, वो तो हेडफोन्स में बजते संगीत से दब गई है। क्या आपने कभी सोचा कि ये अलगाव उनके विकास पर क्या असर डाल रहा है? उनकी प्राकृतिक क्षमता जो सीखने की, अनुभव करने की, सहज होने की, धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। बच्चे अब तनावग्रस्त हो रहे हैं, चिंतित। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये शब्द अब किशोरावस्था में आम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें सिखाया ही नहीं कि जीवन बहाव है, न कि दौड़। जीवन को जीना है, न कि जीतना। ताओ का सिद्धांत हमें इसी ओर वापस बुलाता है। ताओ ते चिंग मिलाओ त्सू कहते हैं, बच्चे जैसा बनो, सरल, बिना इच्छाओं के, प्राकृतिक। बच्चा बिना पूर्वाग्रह के दुनिया देखता है, हर चीज को नए सिरे से अनुभव करता है। वो नरम है, लचीला और प्रवाह के साथ बहता है। लेकिन हम इच्छाओं के जाल में फंसे हैं। अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक सब कुछ। क्या हम सुनेंगे इस पुकार को, या इसी बने बनाए मार्ग पर भागते रहेंगे जहां अंत में सिर्फ थकान है? चलिए शुरू करते हैं कहानी को। प्राचीन चीन के घने जंगलों में, जहां नदियां चुपचाप बहती थी और पहाड़ आकाश को छूते थे, एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम था लिंगयुन, जो बादलों के बीच छिपा हुआ था। यहां के लोग सादा जीवन जीते थे, खेती करते, मछली पकड़ते और प्रकृति के साथ तालमेल में रहते। लेकिन गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था, जहां लाओ त्सू की शिक्षाओं का प्रचार होता था। मंदिर के पुजारी, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था मिंग, अक्सर ताओ ते चिंग की पंक्तियां पढ़ा करते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक घुल रही थी, मिंग ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ताओ ते चिंग कहती है, नवजात शिशु सबसे नरम होता है,
फिर भी उसमें असीम शक्ति होती है। वो रोता है लेकिन गला नहीं बैठता। सच्चा ताओवादी बच्चे जैसा होता है, सरल, बिना इच्छाओं के, प्राकृतिक। ये शब्द गांव के एक युवक ली को गहराई से छू गए। ली एक महत्वाकांक्षी किसान का बेटा था जो हमेशा अधिक चाहता था, अधिक फसल, अधिक धन, अधिक सम्मान। उसकी उम्र 22 वर्ष की थी और वो गांव से बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता था। लेकिन मिंग के शब्दों ने उसके मन में एक बीज बो दिया। क्या मैं कभी बच्चे जैसा बन सकता हूं? ली ने खुद से पूछा। उस रात वो सो नहीं सका। चंद्रमा की रोशनी में वो मंदिर के पास घूमता रहा, सोचता रहा कि ताओ का मतलब क्या है। ताओ प्रकृति का मार्ग, जहां सब कुछ सहज होता है, बिना प्रयास के बहता है। अगले दिन ली ने फैसला किया कि वो एक यात्रा पर निकलेगा। वो ताओ ते चिंग की इस शिक्षा को समझने के लिए पहाड़ों में जाएगा, जहां पुराने ऋषि ध्यान करते थे। उसने अपना झोला पैक किया, कुछ सूखी रोटियां, एक पानी की बोतल और मिंग से ली गई ताओ ते चिंग की एक पुरानी प्रति। गांव वालों ने उसे विदा किया। कुछ ने हंसा कि वो पागल है, कुछ ने आशीर्वाद दिया। ली की मां ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जीवन नदी की तरह है, बल से नहीं, बहाव से जीतता है। ली की यात्रा शुरू हुई। वो पैदल चलता गया, जंगलों से गुजरता, नदियों को पार करता। पहले कुछ दिन आसान थे। हवा ताजा थी, पक्षी चहचहाते थे और वो खुद को स्वतंत्र महसूस करता था। लेकिन जल्द ही चुनौतियां आई। एक दिन भारी बारिश हुई। ली भीग गया, उसके कपड़े गीले हो गए और वो ठंड से कांपने लगा। वो एक गुफा में छिपा, जहां उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थी और आग नहीं जली। गुस्से में ली ने चिल्लाया, क्यों नहीं जलती ये आग? मैं इतना प्रयास कर रहा हूं। तभी उसके मन में ताओ ते चिंग के शब्द गूंजे, नवजात शिशु सबसे नरम होता है। शिशु रोता है लेकिन थकता नहीं। ली ने सोचा, शायद मुझे प्रयास छोड़ना चाहिए। वो गुफा की दीवार से सटकर लेट गया और प्रकृति पर भरोसा किया। कुछ देर बाद बारिश रुकी और सूरज निकला। उसकी गीली लकड़ियां सूखीं और आग आसानी से जली। ली मुस्कुराया। ताओ का पहला सबक, नर्मता में शक्ति है। यात्रा जारी रही। ली एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां पानी तेज बह रहा था। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। ली ने सोचा, मैं तैरकर पार करूंगा, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि वो बह जाता। वो घंटों कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार असफल होता। थककर वो किनारे पर बैठ गया। तभी उसने देखा, एक छोटा सा पत्ता नदी में बह रहा था। पत्ता नरम था, लचीला, लेकिन धारा के साथ बहता चला गया, बिना रुके, बिना टूटे। ली ने समझा, शिशु की तरह जो नरम है लेकिन अटूट। उसने अपना झोला उतारा, खुद को हल्का किया और नदी में उतर गया। बल से नहीं, बल्कि बहाव के साथ। वो तैरता चला गया और सुरक्षित पार पहुंचा। उस रात कैंपफायर के पास वो ताओ ते चिंग पढ़ता रहा। सच्चा ताओवादी बच्चे जैसा होता है, सरल, बिना इच्छाओं के। ली की इच्छाएं कम हो रही थी। वो अब सिर्फ यात्रा का आनंद ले रहा था, बिना मंजिल की चिंता के। कुछ दिनों बाद ली एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा, जहां एक पुराना आश्रम था। आश्रम में रहते थे मास्टर चेन, एक बुजुर्ग ताओवादी जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक थी। चेन सफेद दाढ़ी वाले, शांत स्वभाव के थे। वे दिन भर ध्यान करते और शाम को शिष्यों को शिक्षाएं देते। ली आश्रम पहुंचा और मास्टर चेन के चरणों में झुक गया। मास्टर, मैं ताओ समझने आया हूं। ताओ ते चिंग कहती है कि शिशु में असीम शक्ति है, लेकिन मैं कैसे बनूं बच्चे जैसा? ली ने पूछा। मास्टर चेन मुस्कुराए। बेटा, आओ, मेरे साथ बगीचे में चलो। वे ली को एक छोटे से बगीचे में ले गए, जहां फूल खिले थे और एक छोटा सा तालाब था। तालाब में मछलियां तैर रही थी। मास्टर ने कहा, देखो इस तालाब को।
पानी नरम है, लेकिन चट्टान को भी काट सकता है। शिशु की तरह जो रोता है लेकिन गला नहीं बैठता, उसकी आवाज निरंतर है, बिना थके। तुम्हारी समस्या है कि तुम इच्छाओं से भरे हो। इच्छाएं तुम्हें कठोर बनाती है। बच्चा बिना इच्छा के जीता है, वो बस है। ली आश्रम में रुक गया। वहां का जीवन सरल था। सुबह उठकर ध्यान, फिर बगीचे में काम, शाम को चर्चा। पहले दिन ली को बगीचे में घास उखाड़ने का काम मिला। वो तेजी से काम करना चाहता था, लेकिन जितना तेज करता उतनी घास टूट जाती। मास्टर चेन ने देखा और कहा, धीरे करो, जैसे शिशु खेलता है, बिना जल्दबाजी के। ली ने धीमा किया और काम आसान हो गया। वो समझ रहा था कि प्रयास कम करने से शक्ति बढ़ती है। आश्रम में एक छोटी बच्ची थी, मास्टर चेन की पोती। नाम था लिंग। लिंग सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में अनंत उत्सुकता थी। वो पूरे दिन खेलती, दौड़ती, हंसती। ली ने उसे देखा। वो गिरती, लेकिन रोती नहीं, उठती और फिर खेलती। एक दिन लिंग ने ली से कहा, अंकल आओ खेले। ली ने हाँ कहा, लेकिन वो सोचता रहा कि कैसे खेले। लिंग ने बस एक गेंद ली और फेंक दी। ली ने कैच करने की कोशिश की, लेकिन चूक गया। लिंग हंस पड़ी, फिर फेंको, कोई हार जीत नहीं, बस खेल। ली ने महसूस किया, बच्चा बिना इच्छा के जीता है। जीत की चाह उसे कठोर बनाती है, लेकिन सरलता मुक्त करती है। समय बीतता गया। ली आश्रम में महीनों रहा। वो ध्यान सीखता, ताओ ते चिंग की पंक्तियां दोहराता। एक रात आंधी आई, आश्रम की छत उड़ गई और सब डर गए, लेकिन मास्टर चेन शांत रहे। उन्होंने कहा, यह भी ताओ है, परिवर्तन। शिशु की तरह स्वीकार करो। ली ने मदद की, छत ठीक की, लेकिन बिना गुस्से के। वो बदल रहा था। उसकी महत्वाकांक्षाएं कम हो गई। अब वो बस जी रहा था, प्रकृति के साथ। एक दिन मास्टर चेन ने ली को बुलाया। बेटा, अब तुम तैयार हो। जाओ, दुनिया में जाओ और इस शिक्षा को फैलाओ। याद रखो, सच्चा ताओवादी बच्चे जैसा होता है, प्राकृतिक। ली ने विदा ली। वो वापस गांव की ओर चला। रास्ते में वो कई चुनौतियों से गुजरा। एक बार जंगली जानवरों का सामना हुआ। ली डरा नहीं। वो शांत रहा, जैसे शिशु सोता है, बिना चिंता के। जानवर चले गए। दूसरी बार एक गांव में चोरों ने उसे घेरा। ली ने कुछ नहीं कहा, बस अपना झोला दे दिया। चोर हैरान हुए और उसे छोड़ दिया। ली ने सोचा, इच्छा न होने से क्या खोना। वापस लिंग्युन पहुंचकर ली बदल चुका था। गांव वालों ने उसे पहचाना नहीं। वो अब शांत था, सरल। मिंग ने उसे देखा और मुस्कुराया, तुमने ताव पा लिया। ली ने गांव में रहना शुरू किया। वो किसानी करता, लेकिन बिना लालच के। फसल अच्छी होती, क्योंकि वह प्रकृति के साथ काम करता, बल से नहीं। बच्चे उसके पास आते और वो उन्हें कहानियां सुनाता, शिशु की शक्ति की। एक दिन गांव में एक महामारी आई। लोग बीमार पड़ने लगे। ली ने मदद की। वो जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, दवाएं बनाता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वो लोगों को सिखाता, डर मत। जैसे शिशु रोता है लेकिन थकता नहीं। उसकी शांति लोगों को प्रेरित करती। महामारी गई और गांव बच गया। ली अब एक गुरु बन चुका था। वो मंदिर में बैठता और ताओ ते चिंग पढ़ता। नवजात शिशु सबसे नरम होता है, फिर भी उसमें असीम शक्ति होती है। समय के साथ ली की कहानी फैली। दूर दूर से लोग आते ताओ सीखने। वो उन्हें बताता, जीवन में कठोर मत बनो, बच्चे बनो, सरल, प्राकृतिक। इच्छाएं छोड़ो और शक्ति खुद आएगी। ली की उम्र बढ़ी, लेकिन उसकी आत्मा युवा रही। वो पहाड़ों में घूमता, नदियों से बात करता, पक्षियों से गाता। एक दिन वो चुपचाप चला गया, जैसे पत्ता बहता है, लेकिन उसकी शिक्षा बची रही। गांव में आज भी लोग कहते हैं,
सच्चा ताओवादी बच्चे जैसा होता है। ये कहानी ताओ ते चिंग की उस पंक्ति की गहराई को दर्शाती है। शिशु की नर्मता में छिपी शक्ति, सरलता में छिपी स्वतंत्रता, ये सब जीवन का सार है। ली की यात्रा हमें सिखाती है कि हम जितने अधिक प्रयास करते हैं उतने कठोर बनते हैं, लेकिन जब हम बहाव के साथ जाते हैं ताओ हमें ले जाता है। बच्चे की तरह जीना, बिना इच्छाओं के, प्राकृतिक, यही ताओ का मार्ग है। अब बात करते हैं भारत की शिक्षा प्रणाली की। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली वैदिक और बौद्ध काल में प्रकृति के साथ गहरा आत्मीय जुड़ाव रखती थी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि बच्चे का समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक। बच्चे प्रकृति की गोद में पलते बढ़ते सीखते थे, जहां जंगल उनके खेल के मैदान थे, नदियां उनकी साथी, पेड़ उनके छायादार गुरु और खुला आकाश उनकी प्रेरणा। गुरुकुल और विहार शहरों की भीड़ भाड़ से दूर, घने वनों और शांत नदियों के किनारे बसे होते थे। वहां शिक्षा बंद दीवारों में नहीं, खुले आकाश के नीचे होती थी। बच्चे सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उठते, पक्षियों की चहचहाट सुनते, मिट्टी की सोंधी खुशबू महसूस करते और जीवन के गहन सबक सीखते। धैर्य, संतुलन, लचीलापन, करुणा। वे ध्यान करते थे नदी किनारे, योग करते थे वृक्षों की छाव में और वेदों उपनिषदों का पाठ सुनते थे जब हवा पत्तों में सरसराहट पैदा करती थी। प्रकृति उनके लिए जीवंत पुस्तक थी। हर पत्ता एक पाठ, हर हवा की लहर एक संदेश। भारत और पूर्व की प्राचीन शिक्षा हमेशा व्यवहारिक, मानसिक और आध्यात्मिक रही है। वो व्यक्ति को उसके अनंत उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, सत्य की खोज तक ले जाती थी। ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला था, अन्वेषण था, आंतरिक ऊर्जा का जागरण था। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जंगल में ले जाकर सिखाते थे कि कैसे पेड़ बिना शिकायत के फल देते हैं, दान की शिक्षा, कैसे चींटियां मिलकर काम करती है, सहयोग की, कैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र खिलता है, वैराग्य और शुद्धता की। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा वो मात्र नौकरी पाने का साधन बन गई है। बड़ी डिग्री, मोटा वेतन और पैसा कमाने का जरिया। बंद कमरों में, कृत्रिम रोशनी के नीचे, स्क्रीनों के सामने कैद बच्चे। उनमें न ज्ञान की गहराई बची है, न अन्वेषण की जिज्ञासा, न आंतरिक ऊर्जा का स्पंदन। सोचिए, आज का बच्चा सुबह उठता है तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन देखता है। स्कूल जाता है भारी बैग लादकर, जहां घंटी बजते ही क्लास शुरू, घंटी बजते ही खत्म। खेल का समय, वो भी कोचिंग और ट्यूशन में बदल गया है। प्रकृति से उसका जुड़ाव सिर्फ किताबों की तस्वीरों तक सिमट गया है। वो नदी देखता है तो प्रदूषित पानी याद आता है, जंगल देखता है तो आग की खबरें। उसके अंदर का बच्चा, जो सहज, जिज्ञासु, प्रवाह में बहने वाला था, धीरे धीरे मशीन बनता जा रहा है। इस अलगाव के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। बच्चों में तनाव, चिंता, अवसाद बढ़ रहा है। एकाग्रता कम हो रही है, रचनात्मकता दब रही है। वे प्रतियोगिता में तो आगे निकलना सीख रहे हैं, लेकिन जीवन को जीना भूल रहे हैं। वे सफलता की सीढ़ी चढ़ना जानते हैं, लेकिन गिरने पर उठना नहीं, क्योंकि प्रकृति उन्हें ये सबक नहीं सिखा पा रही कि गिरना भी जीवन का हिस्सा है और हर गिरावट से नया सबक मिलता है। क्या हम वापस लौट सकते हैं उस प्राचीन मार्ग पर? क्या हम अपनी शिक्षा में प्रकृति को फिर से जगह दे सकते हैं? क्या हम स्कूलों को गुरुकुलों की तरह बना सकते हैं, जहां कुछ समय किताबों में, कुछ समय जंगलों में, कुछ समय नदियों के किनारे बीते, जहां बच्चे पेड़ लगाएं, पक्षियों को पहचानें, मौसम को महसूस करें, जहां ध्यान, योग और प्रकृति निरीक्षण शिक्षा का हिस्सा हो? यह सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं है, यह हमारे भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर बच्चे प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो वे संतुलित, धैर्यवान, करुणामय और मजबूत बनेंगे। वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने की ताकत रखेंगे, क्योंकि
वे प्रकृति को अपना समझेंगे, न कि संसाधन। आओ इस पुकार को सुने, अपने बच्चों को प्रकृति की गोद में लौटाएं, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची शिक्षा और सच्चा जीवन। क्या हम तैयार हैं इस बदलाव के लिए, या हम इसी अंधी दौड़ में भागते रहेंगे जहां अंत में सिर्फ खालीपन इंतजार कर रहा है? धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।